Hello student, today we will study importance of manufacturing, contribution of industry to national economy, industrial location and classification of industries. Shoes, cloth, sugar, ये सब के सब आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स, मशीनों से सब चीज़ें बनती हैं इन लार्ज इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में. सम यूटेंसिल आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल इंडस्ट्री, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी फैक्ट्रियों में बनती हैं. वाइल आइटम्स लाइक दिया आर मेड बाय इंडिविजुअल आर्टिजन, और कभी कभी जो दिया बनते हैं दिवाली पे जलाए जाते हैं वो सब अकेले कोई कारीगर बना लेता है. हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो अपने घर के अंदर ही बनाता है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड दी मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर हम लार्ज क्वांटिटी में करें आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फैक्ट्री में मशीनों के थ्रू जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो मोर वैल्यूएबल होता है, बहुत ही कीमती हो जाता है, इज कॉल्ड दी मैन्युफैक्चरिंग. जैसे पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, लकड़ी से कागज़ तैयार होता है. शुगर फ्रॉम शुगर केन से चीनी बनती है. आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर से, लोहे से आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री बनती है. तो एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तैयार होता है. ये सब का सब आपका फैक्ट्री इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से ही होता है. जितनी मार्केट में आपको चीज़ें मिलेंगी सब वो फैक्ट्री की ही देना है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है. पीपल एम्प्लॉयड इन दी सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू दी फिनिश्ड प्रोडक्ट. जो पीपल एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं. तो प्राइमरी मटेरियल इनटू दी फिनिश प्रोडक्ट, वो प्राइमरी मटेरियल जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं. किसके थ्रू? मशीन के थ्रू. दी वर्कर्स एम्प्लॉय इन स्टील फैक्ट्री, कार में या टेक्सटाइल में जो भी लोग काम करते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में कहलाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो आती है आपकी सेकेंडरी सेक्टर है. और जो रॉ मटेरियल जो बनाते हैं, जो फैक्ट्री में सप्लाई करते हैं, वो जो लोग काम करते हैं रॉ मटेरियल को लेके आते हैं और रॉ मटेरियल को जो बनाते हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं. तो द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. जो भी किसी भी कंट्री की अगर आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो वहाँ की इंडस्ट्रीज को देखना पड़ेगा. जितनी इंडस्ट्री डेवलप होगी वहाँ की उसी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बैकबोन कहते हैं डेवलपमेंट की. जिस कंट्री में डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा जितना उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी की बात करें तो वो आपका एग्रीकल्चर है. तो एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प करती है मॉडर्नाइजिंग में, के मतलब उसको मॉडर्न, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होती है सब फैक्ट्रियों की से ही आती है. दे आल्सो रिड्यूस दी हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ कंट्री में एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं. अगर यहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, उन्हें जॉब मिल जाएगी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर बेरोजगारी ख़त्म करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, गरीबी को, पॉवर्टी को ख़त्म करना है हमारे कंट्री से, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. इट इज़ आल्सो एम बाय ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी. इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से रीजनल डिस्पैरिटी मतलब जो एक एरिया से दूसरे एरिया में डिफरेंसेस पाया जाता है हमारे कंट्री के अंदर. अगर हम फैक्ट्री को ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश कर दे तो हमारे कंट्री के अंदर एक तरह से ये असमानताएं हैं, जो डिस्पैरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. दूसरे, एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स. जितना भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट किया जाता है. उसी की वजह से ट्रेड और कॉमर्स जो है दूसरे कंट्रियों के साथ हो जाता है.
और बहुत सारे ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और बहुत सारी अगर फॉरेन में हम हमारा फिनिश प्रोडक्ट जाएगा दूसरे कंट्री में तो वो उससे हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज भी आएगी। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरस। जो भी कंट्रीज अपने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करते हैं, बनाते हैं फैक्ट्री के थ्रू, तो वो उसकी जो है हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरस, वो सभी कंट्रीज खुशहाल हैं और बहुत ही डेवलप कंट्रीज हैं। तो इंडिया प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। तो इंडिया की प्रोस्पेरिटी, खुशहाली जब ही हो सकती है अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाएं और तरह तरह की इंडस्ट्रीज लगाएं जितनी जल्दी हो सके। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ चलती है, क्योंकि बिकॉज मैनी इंडस्ट्री, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है दे डिपेंड ऑन दी, जिसे एग्रो इंडस्ट्री कहते हैं, डिपेंड ऑन दी एग्रीकल्चर। और दूसरे एग्रीकल्चर जो है उसके टर्न में बहुत सारी चीज़ें ऐसी तैयार करता है, जैसे आपका एग्रीकल्चर पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और इंडस्ट्रीज बहुत सारी चीज़ों को तैयार करता है, जैसे आपका इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप, मशीन, टूल्स, ये सब फार्मर को जो देता है वो इंडस्ट्री देती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, और उसके टर्न में इंडस्ट्री जो है बहुत सारा जो है तैयार करती है चीज़ें, वो आपका एग्रीकल्चर में काम आता है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें, अवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, जब पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो हमारी इंडस्ट्री जो है नीड टू बी मोर एफिशिएंट, अच्छी होनी चाहिए, कम्पिटिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हम अवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अच्छा रहेगा इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, तभी हम compete कर पाएंगे। तो ऐसा हमें प्रोडक्ट और ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अच्छी हो। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू दी नेशनल इकोनॉमी, ओवर दी लास्ट 2 डिकेड द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टेगनेंट है, वहीं है टिका हुआ। 17% जीडीपी का 17% जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। और अगर हम बात करें आउट ऑफ 27%, तो 10% तो आपका जो है माइनिंग में, क्वेरिंग में, खुदाई में, इलेक्ट्रिसिटी और गैस में, इसी से 10% हमारा आता है और 17% हमारा इंडस्ट्रीज से आता है। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे कंट्रीज से, जैसे आपका सम ईस्ट एशियन कंट्रीज से, वेयर दी जो है जीडीपी कितना है 25 to 35% है, इतना जीडीपी है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड, ये अगर हम देखें ग्रोथ रेट जो मैन्युफैक्चरिंग का लास्ट डिकेड में, तो अराउंड 7% पर एनम है। और डिजायर कितनी है ग्रोथ रेट का नेक्स्ट डिकेड में? 12% होना चाहिए। और सिंस 2003 से मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ द, अगर 2003 से बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट जो है 9% से 10% पर एनम है। इकोनॉमिक्स ने प्रिडिक्ट किया कि मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिके, और हम नेक्स्ट डिके में अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम आपका जीडीपी कर सकते हैं, ग्रोथ को रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इसे NMCC कहते हैं, हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव, इसी ऑब्जेक्टिव की वजह से इसको सेटअप किया है। इंडस्ट्रियल लोकेशन, अब इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टरों की ज़रूरत होती है, जैसे आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, कैपिटल हो, पावर हो, मार्केट, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की लोकेट करने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस, ये बहुत ही कम होता है कि सारे के सारे फैक्टर एक ही जगह आपको मिल जाए। Consequently, manufacturing activity tend to locate at the most appropriate place where all the factor industrial location are either available or can be arranged at lower cost. इसीलिए फैक्ट्री को उस जगह पे लोकेट किया जाता है जहां सारे या तो सारे फैक्टर अवेलेबल हो, या जो है कैन बी अरेंज और कम पैसों में या अरेंज किए जा सके किसी भी जगह। समटाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन या नियर द सिटी, ज़्यादा समटाइम जो है कभी कभी इंडस्ट्रीज को लोकेट करते हैं नियर द सिटी के अंदर या सिटीज से करीब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज पाई जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड,
इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगती है तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है, शहर भी बढ़ता है। सिटीज प्रोवाइड मार्केट, क्योंकि बिकॉज द सिटी प्रोवाइड मार्केट आल्सो प्रोवाइड सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सब इंडस्ट्रीज को जो प्रोवाइड करता है वो सिटी ही करता है, इसलिए ज्यादातर फैक्ट्री या तो सिटी के अंदर होंगी, सिटी के पास में होंगी। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर बाय द अर्बन सेंटर। कोई कोई अर्बन सेंटर इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर लोकेट हो जाती है। इसे कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक प्लेस, बहुत सारी इंडस्ट्री एक जगह इकट्ठी हो जाती है। दिल्ली के आसपास ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनमें बहुत सारी इंडस्ट्री एक जगह लोकेट है। इन दी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी से पहले, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज। विदेशों को देखते हुए, दूसरे कंट्रीज के हिसाब को देखते हुए ज़्यादातर इंडिपेंडेंस से पहले कोस्टल एरिया में, ये समुद्र के किनारे आपके अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश किए थे, ज़्यादातर आपके वहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए गए, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये ट्रेड के लिए। कॉन्सिक्वेंटली दीज इमर्ज सर्टेन पॉकेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलप अर्बन सेंटर, और बाद में यही सबसे बड़े सेंटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्बन सेंटर के रूप में या डेवलप हुए, और आज भी यही सेंटर सबसे ज़्यादा मशहूर हैं इंडस्ट्रियल के लिए। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल पे इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एग्रो बेस इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सब की सब एग्रो बेस इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री है। और दूसरी है मिनरल बेस इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल, ये सब की सब ये मिनरल बेस इंडस्ट्री है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पे एग्रो बेस इंडस्ट्री और मिनरल बेस इंडस्ट्री, 2 टाइप। और अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल पे इंडस्ट्रीज को हम एक तो बेसिक इंडस्ट्रीज और या की इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, और दूसरी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो बेसिक या की इंडस्ट्री किसे कहते हैं? विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल टू दी मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज अपना फिनिश प्रोडक्ट तैयार करती हैं और वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए आपका रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे बहुत सारी, जैसे आपकी आयरन एंड स्टील है, ये कॉपर है, इनका जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है दूसरी फैक्ट्रियों के लिए वो रॉ मटेरियल का काम करता है, और उस रॉ मटेरियल से वो दूसरी फैक्ट्री अपना प्रोडक्ट तैयार करती हैं। और उसके बाद आता है कंज्यूमर इंडस्ट्री, दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर। अगर कोई फैक्ट्री आपका ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रही है जो डायरेक्ट यूज के लिए, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, फैन, ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसीलिए इनको कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके हिसाब से भी इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट में कर सकते हैं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ ऑन द असेट ऑफ ए यूनिट, जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है 1 करोड़ रुपया होता है, और जो स्मॉल स्केल पे होती है, छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज होती है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। और जिस इंडस्ट्री में बहुत पैसा लगता है, बहुत हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और बड़े लार्ज स्केल पे होता है, तो उसको आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप के हिसाब से इंडस्ट्रीज को क्या पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इसको 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर, नंबर 3 ज्वाइंट सेक्टर, नंबर 4 कोऑपरेटिव सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, जो भी सेक्टर गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जैसे बेल, सेल, ये सब इंडस्ट्रीज हैं, ये सबकी सब गवर्नमेंट में, इसीलिए इनको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। और प्राइवेट सेक्टर मतलब ओन या ऑपरेट बाय इंडिविजुअल, या तो एक आदमी ने कंट्रोल कर रखा हो, एक आदमी मालिक हो उस फैक्ट्री का, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बना रखा हो, जैसे टिस्को कंपनी है, या बजाज की कंपनी है, या डाबर कंपनी है। तो ये सब आती है आपकी प्राइवेट सेक्टर में। और ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है? विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, जो स्टेट या गवर्नमेंट भी रन करे और उसके साथ साथ अकेला या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दोनों मिलके चलाएं, आधी सरकारी और आधी प्राइवेट। तो जैसे आपका यह है ऑयल इंडिया लिमिटेड इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक यानी कि सरकारी
और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर चला रहे हैं, इसको कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सेक्टर, आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर ये सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल का सप्लाई करते हैं या प्रोड्यूसर हैं किसी चीज़ के, ये वर्कर हैं, वो मिलकर अगर किसी फैक्ट्री को चला रहे तो उसे कहेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर। दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट या लॉस प्रोफेशनली सच एज द शुगर इंडस्ट्री। ये कोऑपरेटिव सेक्टर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्रीज है। वो अपने शेयर के हिसाब से ही उनको प्रॉफिट भी होता है, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, और कंपनी लॉस में तो अपने रिसोर्स जिस हिसाब से वो अपना माल सप्लाई करते हैं उसी हिसाब से उनको लॉस भी हो सकता है। महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री इसी में चल रही है और केरला में कोयर इंडस्ट्री इसी उसमें काम कर रही है। अब बेस्ड ऑन द बल्क ऑफ द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स पर इंडस्ट्रीज को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज जैसे सच एज आयरन एंड स्टील, ये हैवी इंडस्ट्रीज में आता है। लाइट इंडस्ट्री दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल आर प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज।